नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार। यदि 2024 के लोकसभा चुनावी महाभारत में आपकी भी दिलचस्पी है और आप भी संजय बन के महाभारत में होने वाले वहां पे 2024 के रण में होने वाले घटना को अभी से समझना चाहते हैं, तो आप मेरे साथ यहाँ पे समझ सकते हैं इस घटना को। अभी तक जो स्थिति लग रही है, ऐसा लग रहा है कि 2024 में एक बार पुनः बीजेपी की सरकार आ जाएगी और मोदी को कहीं न कहीं चुनौती देने वाला कोई नेता सामने उभर के नहीं आ रहा है। अब यहाँ पे आप कहेंगे कि क्यों, विपक्ष में तो बहुत सारे नेता हैं जो मोदी को चुनौती दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ समझ लीजिए, आज देश में किसी एक पार्टी के नेता या एक नेता के पास इतना वोट बैंक नहीं है, उनके पास इतना वोटर नहीं है कि वो मोदी को चुनौती दे सके, क्योंकि प्रधानमंत्री की लोकप्रियता तो देश में सबसे अधिक है ही। इसके बावजूद भी जो कई अन्य फैक्टर है वो भी बीजेपी के साथ है, जिसके कारण बीजेपी के तरफ देश के जनता का मूव अधिक है। अब बीजेपी को चुनौती कौन देगा? चुनौती देने वाले नेता जो प्रमुख नाम आपके मन में आते होंगे, जिसको आप आए दिन टीवी पे देखते होंगे, न्यूज़ पे सुनते होंगे, उनमें आपका पहला नाम आपके मन में आता होगा राहुल गांधी, दूसरा आता होगा नीतीश कुमार या ममता बनर्जी या अरविंद केजरीवाल या केसीआर। इन्हीं नेताओं का जो चेहरा आपके मन में आता होगा कि इन्हीं में से कोई 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी को टक्कर दे सकते हैं। लेकिन इनमें से आप सोचिए थोड़ा देर रुक के कि क्या इनमें से किसी एक नेता के पास इतना सामर्थ्य है, इतना वोट बैंक है कि वो देश के प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी को 2024 के राजनीतिक यानी चुनावी महाभारत में चुनौती दे सके? तो आप कहेंगे नहीं, क्योंकि ये सारे नेता प्रधानमंत्री के आसपास भी नहीं टिकते। लेकिन एक स्थिति बन सकती थी या बन सकती है, जब ये सारे एक मंच पे आ जाए तो फिर मुकाबला थोड़ा सा दिलचस्प हो सकता है। लेकिन अब ये एक मंच पे आने को तैयार ही नहीं है, क्योंकि सभी के साथ अपना मोह है। सभी चाहते हैं कि वो राज सिंहासन पे बैठे और वही सत्ता को नियंत्रित करे। सब प्रधानमंत्री बनना चाहता है, सब यहाँ पे वजीर बनना चाहता है, कोई सब राजा बनना चाहता है, मंत्री कोई नहीं बनना चाहता। स्थिति ये है। अब कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि 2024 में कांग्रेस के नेतृत्व में देश में सरकार बनेगी। तो इस बयान का संकेत आप समझिए, कांग्रेस के नेतृत्व में जब सरकार बनेगी तो जो पहले चलते आया है, अगर 2004 से 2014 के बीच के समय को भी आप देख लीजिए, इस कालखंड में भी देश में कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार थी। हालांकि सरकार के यूपीए में सहयोगी में कई छोटे छोटे दल थे। तो उस प्रकार के सिनेरियो, उस प्रकार के मोती को फिर से गढ़ के और फिर कांग्रेस सरकार बनाना चाहती है, और उनके पास तो पीएम इन वेटिंग राहुल गांधी पहले से मौजूद है। तो राहुल गांधी को के चेहरा पर ही वो दाव लगाना चाहते हैं कांग्रेस वाले। और पहले से माहौल बन जाता है कि जब भी चुनाव आता है तो एक राहुल वर्सेज मोदी। और उनके नेता तो इस बार ये भी कह रहे हैं कि पहले हमारे पास जब 2004 2009 में कोई चेहरा नहीं था, तब भी हम प्रधानमंत्री चुनाव जीत गए थे, और इस बार तो राहुल गांधी है हमारे साथ। और राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा करके आए हैं। इस यात्रा का कितना लाभ मिलता है ये तो चुनाव में पता चलेगा। लेकिन इस यात्रा के बाद जो सुस्त पड़ी सोई हुई कांग्रेस थी, वो पुनः कहीं जाग गई है। उनका जो नींद था वो टूट गया है। ये समझिए कि जिस प्रकार से चाय पीने के बाद ना आदमी का नींद टूट जाता है ना, या नींद कम आता है, तो ठीक यहाँ पे ये जो कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा है कांग्रेस के लिए, वो चाय का काम किया है यहाँ पे। अब बात आती है कि जब विपक्षी पार्टी एकजुट नहीं होंगे तो फिर 2024 में मोदी को चुनौती कैसे देंगे, क्योंकि विपक्षी तो एकजुट होते दिख नहीं रहे हैं। नीतीश कुमार जब बोले थे पटना के रैली में कि अगर कांग्रेस पहल करे, तो कांग्रेस अगर पहल करे और देश के तमाम विपक्षी पार्टी एकजुट हो जाए तो बीजेपी को 100 सीटों पे सिमटा देंगे। इसका अर्थ ये मत समझिए कि नीतीश कुमार के मन में देश के प्रधानमंत्री बनने की इच्छा नहीं है, लेकिन
चूंकि बीजेपी ने एक ऐसा रणनीति अपनाया है कि जिन राज्यों में उनको चुनौती मिल रही थी, वो जो लोग चुनौती देने वाले लोग थे, अब उन राज्यों में उनकी ही सत्ता जो राज्य में है, क्षेत्रीय स्तर पर जो सत्ता है वहां पे वो मुश्किल में पड़ गई है। अब बिहार का देख लीजिए, बिहार में नीतीश कुमार चुनौती देते, केंद्र में हो सकता था, बुजुर्ग नेता है, उम्र दराज नेता है, 70 प्लस उनका उम्र हो गया है, तो ये विपक्षी पार्टी को संगठित करने का प्रयास करती, एक स्थिति बन सकता था, बहुत कम संभावना थी लेकिन बन सकता था एक स्थिति कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में, क्योंकि अभी देश में उम्र दराज नेताओं में से एक है नीतीश कुमार, तो इनके जो नेतृत्व में एक संभावना बन सकती थी। लेकिन बीजेपी देखिए एक ऐसा स्थिति राजनीति में उत्पन्न हो गया, यानी चुनावी महाभारत में एक ऐसा कालखंड आ गया कि यहाँ बीजेपी ने ऐसा स्थिति उत्पन्न कर दिया कि नीतीश कुमार खुद बिहार में घिर गए हैं। बिहार में नीतीश कुमार के खिलाफ एक के बाद एक बगावती सुर उठ रहे हैं, उनके ही सहयोगी उनसे अलग होते जा रहे हैं। देख लीजिए, पहले आरसीपी सिंह हुए, प्रशांत किशोर तो पहले ही हो गए थे, अभी उपेंद्र कुशवाहा अलग हो गए हैं। यानी जो बीजेपी आज से लगभग 7-8 महीना पहले जब नीतीश कुमार महागठबंधन से बिहार में अलग हुए थे, क्षमा कीजिएगा, जब नीतीश कुमार बीजेपी से बिहार में अलग हुए थे, तो एक स्थिति लग रही थी कि बीजेपी जो है ना बिहार में बहुत कमजोर हो गई है, अकेले रह गई है। आज उसी बिहार में बीजेपी के साथ कई पार्टी है और कई नेता हैं, जो लग रहा है कि बीजेपी फिर मजबूत स्थिति में आ गई है। फिर आप देखिए उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है, या सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी की पार्टी है, या देखिए आरसीपी सिंह है, या प्रशांत किशोर है, या चिराग पासवान है। इन सारे लोग जो बीजेपी से, जो नीतीश कुमार से अलग हो गए हैं, वो उनका एक जो गंतव्य है, मंजिल है, उनका मंजिल कहीं ना कहीं बीजेपी के इर्द गिर्द ही दिखाई देती है। तो बिहार जैसे राज्यों में तो बीजेपी खुद अपने घर में घिर गई है। और अभी सुना ना नीतीश कुमार के, पहले तो एक बयान आया था बिहार के मुख्यमंत्री का ये भी कि 2025 का नेतृत्व तेजस्वी यादव करेंगे, जो अभी बिहार के उप मुख्यमंत्री है। लेकिन अभी इसी बयान में देखिए, जब वहां के जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एक परिवर्तन किया कि 2025 का 2025 में देखेंगे, क्योंकि तब जब ये बयान दिया गया था तब ऐसा स्थिति लग रहा था कि नीतीश कुमार उस टाइम में देश के विपक्षी नेताओं से मिल रहे थे, एक मंच पे लाने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन उसके बाद देखिए वहां से प्रयास भी रुक गया। फिलहाल बिहार में ही नीतीश कुमार घूम रहे हैं, बिहार में ही यात्रा कर रहे हैं, यानी सेंटर पॉलिटिक्स में उनको लगता है कि समझ में आ गया कि सेंटर पॉलिटिक्स में अभी कोई संभावना नहीं है और इन विपक्षी नेताओं को एक मंच पे लाने के का अभी जो है समय नहीं आया या नहीं लाया जा सकता, क्योंकि बिहार में ही अभी वो ध्यान दे रहे हैं। और जदयू अध्यक्ष जब ये कह देते हैं कि 2025 के बारे में 2025 में देखेंगे कि बिहार विधानसभा में कौन नेतृत्व करेगा, तो एक संकेत तो यहाँ से जरूर मिलता है कि अभी नीतीश कुमार को लग गया है कि 2024 में मोदी को चुनौती नहीं दिया जा सकता और 2025 में हो सकता है उन्हीं के नेतृत्व में बिहार विधानसभा का चुनाव फिर लड़ा जाए। और तेजस्वी यादव भी पूर्णिया में उनका रैली हुआ तो वो कहते हुए बार बार नजर आ रहे हैं। इसके बाद उनका भी बयान आया कि उनको मुख्यमंत्री बनने की कोई जल्दी नहीं है, वो चाहते हैं कि देश से बीजेपी हट जाए। हालांकि मुख्यमंत्री बनने की जल्दी है या नहीं, इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बार बार आरजेडी के नेता एक डेट फाइनल करते हैं। कभी कहते हैं कि होली के बाद तेजस्वी यादव की ताजपोशी होगी, पहले कहते थे कि खरमास के बाद तेजस्वी यादव की ताजपोशी होगी, जल्द से जल्द तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। तो ऐसे बयान आते रहते हैं और ऐसे बयान जब एक राजनीतिक पार्टी के राजनेता देते हैं और उन पे लगाम नहीं लगाया जाता, एक के बाद ऐसे बयान आता है, तो आप समझ सकते हैं कि ये वैसे अनायास दिया हुआ बयान नहीं है, ये एक रणनीति के तहत दिया गया बयान है जो आरजेडी भी कहीं ना कहीं जदयू या नीतीश कुमार पे एक दबाव बनाना चाहती है। दोनों तरफ से देखिए, अभी आरजेडी की तरफ से और जदयू की तरफ से एक दूसरे के ऊपर प्रेशर पॉलिटिक्स बनाया जा रहा है। एक ऐसा स्थिति बनाया जा रहा है कि ठीक है अपने अपने काम कर रहे हैं, एक मुख्यमंत्री है, तो यहाँ पे एक सिनेरियो बन रहा है। तो बिहार जैसे राज्यों में देखिए क्या हो रहा है, अगर बीजेपी के दृष्टिकोण से देखिए तो बिहार जैसे राज्य जहाँ बीजेपी 40 लोकसभा सीट है, बीजेपी कमजोर नजर आ रही थी, अब अच्छी स्थिति में नजर आ रही। यानी देश में अगर आप हिंदी पट्टी को देख लीजिए तो हिंदी पट्टी में बीजेपी के जो सिरदर्द थे वो बिहार जैसे राज्य थे, जो
महाराष्ट्र जैसे राज्य थे। अब महाराष्ट्र में भी देख लीजिए क्या हुआ। महाराष्ट्र में भी बीजेपी, अभी जो चुनाव आयोग का फैसला आया, जिसके बाद चुनाव आयोग ने कहा कि जो शिवसेना जो है वो शिंदे गुट का हो जाएगा। शिंदे गुट का कब्जा हो गया शिवसेना पे, उसका धनुष बाण जो है उसका चुनाव चिन्ह वो भी शिंदे गुट को मिल गया। तो महाराष्ट्र जैसे राज्यों में भी बीजेपी मजबूत हो गई, बिहार जैसे राज्यों में बीजेपी मजबूत हो गई। तो अभी देखिए ऐसा स्थिति लग रहा है उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में बीजेपी पहले से मजबूत है, वहां पे योगी का नेतृत्व है और विपक्षी पार्टी के नेता द्वारा कुछ ऐसा बयान भी जो दे दिया गया जो बीजेपी के पक्ष में आते हुए सारा समीकरण दिखाई दे रहा है। अभी देखिए एक चीज और देखिए, अभी आप देखिए राहुल गांधी ने कहा कि ममता बनर्जी बीजेपी के बी टीम के तरह काम कर रही है। अब जब राहुल गांधी ऐसे बयान दे रहे हैं ममता बनर्जी, तो ममता बनर्जी कभी भी कांग्रेस के साथ जाना स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि राहुल गांधी पहले ही कह रहे हैं कि ममता बनर्जी बीजेपी के साथ बी टीम के तरह काम कर रही है, बीजेपी के लिए काम कर रही है, उनका बी टीम की तरह काम कर रही है। तो वो राहुल गांधी को अपना नेता कभी स्वीकार नहीं करेंगे, वैसे भी ममता बनर्जी जैसे। तो यहाँ पे विपक्षी एकजुट होने की संभावना नहीं है। बंगाल में भी बीजेपी मजबूत हो रही है धीरे धीरे। ममता अभी सत्ता में जरूर है, लेकिन बंगाल में भी ऐसी स्थिति है कि अगर बीजेपी ममता की सत्ता को कोई चुनौती दे सकता है बंगाल में, तो बीजेपी है। कांग्रेस उस लड़ाई में मैदान में कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। और कुछ बयान के बारे में जो हमने आपको बताया, ये कुछ ऐसे बयान है जिसको अब प्रधानमंत्री मोदी भी लपकना शुरू कर लिए हैं, और कुछ ऐसे काम और बयान है जो 2024 के लोकसभा चुनाव में बहुत बड़ा मुद्दा बनेगा और वोटों का बहुत बड़ा पोलराइजेशन करेगा। इनमें देखिए बयानों में जो प्रमुख है, कुछ दिन पहले ही कहा कांग्रेस के एक नेता ने प्रधानमंत्री मोदी का अपमान किया था। इसके बाद कांग्रेस के कुछ नेताओं द्वारा धरना प्रदर्शन देते हुए एक नारा लगाया गया, मोदी तेरी कब्र खुदेगी, मोदी तेरी कब्र खुदेगी। अब इस बयान का जिक्र प्रधानमंत्री मोदी ने जनता के सामने भी कर दिया, यानी वो गेंद जनता के पाले में डाल दिया है। अब इस प्रकार के जो बयान है 2024 के चुनाव में, जब सोचिए प्रधानमंत्री जब कोई बयान का जिक्र करे अपने चुनावी रैली में और वो कहे कि विपक्षी पार्टी ऐसा चाहते हैं, कांग्रेस वाले ऐसे लोग ऐसे बयान दे रहे हैं एक प्रधानमंत्री के बारे में, और प्रधानमंत्री उस बयान को जनता के सामने प्रकट करे, तो 2024 में समझ सकते हैं कि ये चुनावी मुद्दा बनेगा और जनता प्रधानमंत्री के तरफ इस प्रकार से एक भावनात्मक जो झुकाव है, इन सारे बयान जो कांग्रेस द्वारा दिया जा रहा है जनता का प्रधानमंत्री के तरफ होगा। और प्रधानमंत्री चुनावी रैली में इस बयान का जिक्र कर चुके हैं जो कांग्रेस ने कहा कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश के विधानसभा में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रामचरितमानस का मुद्दा और शूद्र वाला मुद्दा कहीं नहीं उठाया, लेकिन बीजेपी किस प्रकार से इस मुद्दा को लपक लिया। योगी आदित्यनाथ ने पूरा व्याख्यान करके इसको समझा दिया कि आप रामचरितमानस को जलाते हैं, आप ऐसे पार्टी से, यानी तमाम जो है समीकरण देखिए विधानसभा में देखने को मिल गया। एक तरह से बीजेपी योगी आदित्यनाथ ने ऐसा अवधारणा तैयार करने में कहीं ना कहीं वो सफल हो गए कि सपा जो है वो कहीं ना कहीं हिंदू विरोधी है। इसीलिए उन्होंने जब स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे नेता रामचरितमानस का गलत तरीके से व्याख्यान कर रहे थे तो अखिलेश यादव ने उनको रोका नहीं, सपा नेता को रोका नहीं, और आप हिंदू धर्म के विरोधी है ऐसा एक परसेप्शन दिखाने की प्रयास किया गया। तो ये सारे चीज जो बयान है ये 2024 के लोकसभा चुनाव तक अब आपको दिखने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा, क्योंकि पहले ही कांग्रेस हो या सपा हो उनके नेताओं ने कुछ ऐसे बयान देके गलती कर दिए हैं। इसके अलावा भी देखिए राम मंदिर का मुद्दा हो, चाहे फिर कश्मीर से धारा 370 हटने का मुद्दा हो, ये सारे मुद्दा भी बीजेपी के पक्ष में जाती है। आज तक हुआ क्या देश में, आज तक इन मुद्दों को लटकाए रखा, इन मुद्दों का देश के किसी भी सरकार ने समाधान नहीं किया। अगर इन मुद्दों का समाधान आज तक हो जाता देश में तो देश जो अभी जो परिस्थिति में उलझी हुई है इससे बहुत आगे देश निकल जाता, क्योंकि अभी के समय जो है सोशल मीडिया का समय है, डिजिटल मीडिया का समय। आज निगेटिविटी पॉजिटिविटी से ज़्यादा निगेटिविटी फैलता है, यानी इस
इन सारे मुद्दों की अच्छाई से ज़्यादा जो इनके जरिए निगेटिव फैलाने वाले लोग हैं वो ज़्यादा सक्रिय हैं। तो समझ सकते हैं, लेकिन अगर आज से 20, 25, 30 वर्ष पहले या आज़ादी के बाद के 1-2 दशक में इन मुद्दों का समाधान कर दिया जाता तो देश इन मुद्दों से बहुत आगे निकल जाता। लेकिन वोट बैंक के लिए, तुष्टीकरण के राजनीति के लिए इन मुद्दों का समाधान नहीं किया, लेकिन बीजेपी ने इन मुद्दों का समाधान किया और इनका उनको चुनाव में लाभ होते दिख रहा है। एक और मुद्दा, अगर 2024 से पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता पे बीजेपी आगे बढ़ गई, क्योंकि कई राज्य में तो वो लागू कर रहे हैं इसको, चाहे आप उत्तराखंड जैसे राज्य में देख लीजिए जहां बीजेपी की सरकार है, गुजरात और मध्य प्रदेश राज्यों में भी अभी इसके दिशा में काम कर रहे हैं। लेकिन अगर केंद्र में इसको राष्ट्रीय स्तर पर यूनिफॉर्म सिविल कोड को वो लागू कर देते हैं तो ये भी बीजेपी के पक्ष में आएगी। और समझिए 2024 में इन सारे समीकरण ऐसा बैठ रहा है, आप अंदाजा लगा सकते हैं अभी से संजय के तरह कि 2024 के चुनावी महाभारत में बीजेपी जीतती हुई नजर आ रही है। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।